दिसंबर के महीने का तीसरा सप्ताह था। गांव भर में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि लगता था मानो धरती की रगों में बहने वाला सारा रक्त ही जम गया हो। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा छाया रहता था। ठंड के कारण लोगों के रोजमर्रा के कामकाज जैसे थम से गए थे। सुबह से शाम तक कोई हलचल नजर नहीं आती थी। सूरज भी दिन में बस कुछ ही मिनटों के लिए झुझकते हुए बादलों के पीछे से झांकता था, लेकिन उसकी किरणों में इतनी कमजोरी थी कि किसी को भी जरा सी गर्माहट महसूस नहीं होती थी। पूरा गांव सर्द हवाओं की गिरफ्त में जैसे ठहर सा गया था। भीमा अपनी पत्नी पार्वती और अपने छोटे बेटे राहुल के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की दीवारों में इतनी दरारें थीं कि मानो वे ठंड को खुद अंदर आने का न्योता दे रही हो। छत से हर थोड़ी देर में ओस की ठंडी बूंदें टपकती थीं और नीचे भीमा का परिवार सिमटा हुआ बैठा था। आज तो हाथ पांव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, पत्थर की तरह बिल्कुल जाम हो गए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर भीमा ने ठिठुरते हुए कहा, पार्वती, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं इस घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहा हूँ। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब मैं तुम्हें चैन दे पाऊंगा। आप कैसे बातें कर रहे हैं जी? मैं तो आपके साथ अब भी खुश हूँ। बस मुझे राहुल की चिंता है। पिछले कई दिन से वो बीमार है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने मासूम बेटे के लिए दवाई का इंतजाम कर सकें। आज जो तुमने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, उनसे केवल घर का आटा ही आ पाया है। घर में आग जलने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। भीमा ने एक लंबी ठंडी आह भरी। इस कड़ाके की रात में आग की गर्माहट किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं थी, पर उस बेचारे के पास आग के लिए लकड़ी खरीदने के पैसे कहाँ थे। मैंने दिन भर सेठ के खेत में बिना रुके काम किया, इस उम्मीद में कि वह मुझे कुछ एडवांस दे देगा, लेकिन सेठ ने साफ कह दिया कि पहले पिछला हिसाब चुकता कर, उसके बाद एडवांस की बात करना। अब मैं क्या करूं जिससे राहुल की दवाई और लकड़ी ला सकूं? भीमा के पास घर में एक ही चीज थी जो उसके परिवार को सर्दी से बचा सकती थी, पर उसे बेचने का ख्याल उसके मन को कांटे की तरह चुभता था। वो थी उसकी प्रिय शॉल। वह शॉल उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। भले ही वह पुरानी और जगह जगह से उधड़ चुकी थी, पर वो माँ के प्रेम की निशानी थी, जिसकी गर्माहट असली आग से भी ज्यादा थी। भीमा ने एक मुश्किल फैसला लेते हुए कहा, कल सुबह होते ही मैं अपनी माँ का दिया हुआ शॉल लेकर बाजार जाऊंगा। अगर शॉल बिक गई तो 4-5 रुपए मिल जाएंगे। छोटू की दवा भी आएगी और रात के लिए लकड़ी भी। लेकिन वो शॉल तुम्हारी माँ की निशानी है। तुम्हारी माँ की यादें उससे जुड़ी हैं। पार्वती, यादें चीजों से नहीं जुड़ी होती, बल्कि दिल में होती हैं, और इस वक्त राहुल की जान उस शॉल से ज्यादा जरूरी है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज सुनकर भीमा घर के बाहर गया और उसने देखा कि उसका प्यारा कुत्ता मोती ठंड से कांप रहा है। मोती भीमा का बहुत ही वफादार कुत्ता था, जो हमेशा झोपड़ी के दरवाजे पर सोता था, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि पार्वती को डर था कि राहुल को उसकी वजह से कोई बीमारी न हो जाए। कुत्ते को कांपता हुआ देखकर भीमा को लगा, यह ठंड सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हर जीव को सता रही है। देखो, हमारा मोती ठंड से कैसे कपकपा रहा है। अगर मैं कल लकड़ी ले आया तो थोड़ी आग इसके लिए भी जला दिया करूंगा, इसे भी ठंड से थोड़ी राहत मिल जाएगी। भीमा और उसकी पत्नी ने किसी तरह रात काट ली। सुबह होते ही भीमा ने अपनी माँ की शॉल निकाली। शॉल का रंग जगह जगह से उड़ चुका था। जब भीमा ने शॉल को छुआ तो उसे माँ की ममता की गर्माहट महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और शॉल को लपेट लिया। पार्वती, मैं शहर के बाजार जा रहा हूँ, तुम राहुल का ध्यान रखना। मैं दवा और आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर जल्दी लौटूंगा। भीमा झोपड़ी से बाहर निकला। दरवाजे पर उसका वफादार कुत्ता मोती ठंड से सिकुड़ा हुआ बैठा था। बाजार लगभग 5 मील दूर था और ठंड बहुत ज्यादा थी। भीमा के पैरों में चप्पल नहीं थी। वो नंगे पांव ही बाजार जा रहा था। जमीन पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके पैरों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। आधे रास्ते जाने के बाद भीमा एकदम रुक गया। उसने देखा कि खेत की ऊंची सूखी मेड़ के पास कोई चीज चमक रही है। भीमा ने पहले तो सोचा कि यह पाले पर गिरी कोई रोशनी होगी, पर जब उसने झुक कर देखा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। वहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा था। सिक्का बहुत भारी और चमकदार था।
यह सिक्का कम से कम 20 रुपए से ज्यादा की कीमत का होगा। अगर मैं 3-4 महीने लगातार मजदूरी भी करूं, तब भी मुझे इस सिक्के के बराबर पैसे नहीं मिलेंगे। भीमा ने सिक्का उठा लिया। सिक्का इतना ठंडा था कि भीमा को लगा जैसे उसकी उंगलियां सुन्न हो गई हो। भीमा काफी देर तक सिक्के को देखता रहा और वो गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। रात के लिए सूखी लकड़ी, अपने बेटे की दवाई और बहुत सी चीजें। उसे अपनी माँ की शॉल बेचने की जरूरत अब नहीं थी। भीमा ये सोच ही रहा था कि वो खुद से कहने लगा, यह सिक्का मेरा नहीं है, ये जमींदार जी के खेत के किनारे गिरा है। जमींदार जी बड़े आदमी हैं, उनके लिए 20 रुपए एक दिन का खर्च है, लेकिन मेरे लिए यह जीवन और मरण का सवाल है। अगर मैं यह सिक्का रख लेता हूँ तो मेरे बीमार बेटे की दवाई आ जाएगी और मेरी बीवी की सभी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। भीमा अपने आप से ये कह ही रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। भीमा बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गरीबी शरीर को भूखा तो रख देती है, पर बेईमानी आत्मा को भूखा कर देती है। शरीर की भूख मेहनत से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की भूख किसी भी दौलत से नहीं भरती। इसलिए बेटा, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, ईमान कभी मत छोड़ना। जैसे ही भीमा को अपनी माँ की बात याद आई, उसका हाथ अपने आप उस शॉल पर चला गया जो उसने ओढ़ रखी थी। उस शॉल पर जो उसकी माँ की ईमानदारी और प्रेम की निशानी थी, वो सिक्का उसके हाथ में आग के एक टुकड़े की तरह गर्म होने लगा। यह तो अमानत है, जिसकी है उसे मिलनी चाहिए। यह सिक्का जिसका भी है, मैं उसे वापस लौटा दूंगा। भीमा ने फैसला कर लिया। उसने शॉल बेचने का विचार त्याग दिया। वो बाजार नहीं गया, बल्कि सीधा जमींदार जी की हवेली की ओर मुड़ गया, जो गांव के दूसरे छोर पर थी। जमींदार जी की हवेली बहुत बड़ी थी। भीमा ने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर निकला और उसने भीमा से कहा, क्या है रे, सुबह सुबह इतनी जोर से दरवाजा क्यों बजा रहा है? पूरे घर की नींद हराम कर दी तूने। जरा देख तो सही, अभी सूरज भी ठीक से निकला नहीं और तू ऐसे खटखटा रहा है जैसे घर में आग लग गई हो। मुझे जमींदार साहब से मिलना है, एक जरूरी बात है। रुक जरा ठहर, मैं पहले जमींदार जी से पूछ कर आता हूँ। बिना पूछे किसी को अंदर नहीं ले जाया जाता, समझा? पता नहीं वो इस वक्त तुमसे मिलना चाहेंगे भी या नहीं। सुबह सुबह उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। नौकर जमींदार के पास गया और कहने लगा, मालिक, बाहर भीमा आया है, कह रहा है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसका कहना है कि मामला बहुत अहम है, इसलिए वो सुबह सुबह चला आया। आप आदेश दें, क्या उसे अंदर बुला दूं? ये बेवकूफ इतनी सुबह मुझसे कौन सी जरूरी बात करने आया है? भेजो उसे। नौकर बाहर आता है और भीमा को अंदर भेज देता है। जमींदार जी एक मोटे लिहाफ में बैठे अलाव से ताप रहे थे। जब उन्होंने भीमा को देखा तो नाक सिकोड़ ली और भीमा से कहने लगे, क्या काम है भीमा? इतनी सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब करने आया है? साहब, ये सोने का सिक्का मुझे आपके खेत के किनारे पड़ा मिला है। शायद यह सिक्का आपका होगा। जमींदार ने जल्दी से भीमा के हाथ से सोने का सिक्का ले लिया और कहने लगा, ये सिक्का मेरा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे मानूं कि ये तुझे मेरे खेत पर मिला था? तेरी ईमानदारी का क्या प्रमाण है? जमींदार की बात सुनकर भीमा के शरीर में एक तेज ठंडी लहर दौड़ गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो सोचने लगा, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी संतान की दवा को ताक पर रखकर ईमानदारी दिखाने आया था, और बदले में मुझे क्या मिला? चोरी का संदेह। क्या ईमानदारी का फल हमेशा संदेह के रूप में ही मिलता है? क्या सोच रहा है भीमा? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? साहब, अगर मुझे ये चुराना होता तो मैं इतनी सुबह इतनी ठंड में यहाँ क्यों आता? मेरी बीवी और बच्चा दोनों बुखार से तप रहे हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तो अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपनी शॉल बेचने जा रहा था ताकि उनके लिए दवा ला सकूं। भीमा की आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक साफ गोई थी। जमींदार ने भीमा को गौर से देखा। भीमा बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके पांव बर्फ के कारण लाल पड़ चुके थे और उसकी शॉल पुरानी होते हुए भी उसने अपने पास संभाल कर रखी थी। जमींदार अमीर जरूर था, लेकिन वो पत्थर दिल नहीं था। जमींदार जानता था इतनी भीषण ठंड में
जिस गरीब के बच्चे बीमार हों और उसे सोने का सिक्का मिल जाए, वो आदमी आम तौर पर उसे लौटाने की जहमत नहीं उठाएगा। इतना सोचकर जमींदार भीमा से कहने लगा, मैं जानता हूँ तू झूठ नहीं बोल रहा है। ये सिक्का शायद मेरे मुनीम का गिरा होगा, जब वो कल शाम खेत देखने आया था। इतना कहकर जमींदार ने अपनी जेब से 2 चांदी के रुपए निकाले और भीमा को दे दिए। ले, ये 2 चांदी के सिक्के रख ले, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। भीमा ने जमींदार से सिक्के लिए और उनका धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल पड़ा। ये 2 चांदी के रुपये भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम थे। अब भीमा को बाजार जाना था, दवा और लकड़ी खरीदने। भीमा जब गांव की ओर वापस मुड़ा तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। रुपये कम थे, पर ये मेहनत या कर्जा के नहीं बल्कि नैतिकता के थे। मगर जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर सेठ खड़ा है, वही धूर्त व्यापारी जो सिर्फ ब्याज का हिसाब जानता था। सेठ के चेहरे पर एक गुस्से भरी मुस्कान थी। भीमा, मैं सुबह से तेरे दरवाजे पर खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ चला गया था तू? तेरा बेटा घर पर खांसी से टूट रहा है, उसकी सांसें चल नहीं रही और तू आराम से गांव में घूमता फिर रहा है। क्या तुझे याद भी है कि आज शाम तक तुझे मेरा कर्ज चुकाना है? ऐसी लापरवाही से कोई घर नहीं चलता भीमा। सेठ जी, मुझे याद है, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, आप ये लीजिए। भीमा ने जमींदार द्वारा दिए गए दोनों चांदी के रुपए सेठ को दे दिए। सेठ ने जल्दी से रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए। ये 2 रुपए? अरे भीमा, ये तो ब्याज की खरोंच भी नहीं भरेंगे। तुझ पर 15 रुपए मूलधन चढ़ा है, उसके ऊपर 5 रुपए का ब्याज, कुल 20 रुपए, और तू हाथ में लेकर आया सिर्फ 2 रुपए। और ये जो तेरी शॉल है, देख, ये भी पूरी तरह फट चुकी है। तुझे हालात की गंभीरता समझनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन। अब समय आ गया है कि तू अपनी जमीन के कागज मेरे नाम कर दे। तू कर्ज के बोझ में इतना दब चुका है कि उससे निकलना तेरे बस में नहीं। मैं तुझे इस झंझट से छुटकारा दिला सकता हूँ। सेठ की बात सुनकर भीमा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जमीन ही किसान का सब कुछ होती है, वो अपने पुरखों की निशानी नहीं खो सकता था। सेठ जी, ये जमीन मेरी नहीं है, मेरे पुरखों की है। मैं और मेहनत करूंगा, आप सिर्फ मुझे 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं अब तुझे और मोहलत देने की हालत में नहीं हूँ भीमा। बहुत बार समझाया, बहुत बार समय दिया, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, तेरे पास शाम तक का वक्त है। अगर तू शाम तक पूरे 20 रुपए लेकर नहीं आया तो याद रख, तेरी झोपड़ी भी मेरी होगी और तेरी जमीन भी। फिर रोने या विनती करने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर सेठ चला गया। उसके जाने के बाद भीमा अंदर गया। उसने पार्वती को उठाया, छोटू को देखा और फिर उदासी से अपनी शॉल को देखा। अब उसके पास केवल 2 रुपए थे। दवा तो खरीद सकता था, पर जमीन नहीं बचा सकता था। तभी उसे वो सोने का सिक्का याद आया। अगर मैं वह सिक्का जमींदार जी को न लौटाता तो आज मेरे पास 20 रुपए से ज्यादा होते और मेरी जमीन भी बच जाती। भीमा ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी बात सुनकर पार्वती कहने लगी, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अब आपके पास जो भी पैसे हैं उनसे लकड़ियां और बेटे की दवाई ले आओ। अपनी पत्नी के कहने पर भीमा बाजार से लकड़ी और अपने बेटे की दवाई ले आता है। पार्वती चूल्हा जलाती है। जमींदार के दिए पैसों से पहली बार इन सर्दियों में भीमा के घर असली गर्माहट महसूस हुई थी। दवाई खाने से उसके बेटे की खांसी भी कम हो जाती है। पार्वती भीमा से कहती है, सेठ धमकी देकर गया था, वो अपने ही वाला होगा। अब तुम उसे क्या जवाब दोगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर भीमा जलती हुई आग की ओर देखने लगा। कुछ देर इसी तरह देखने के बाद वह बोला, मैं इतनी आसानी से सेठ को अपनी जमीन नहीं दे सकता। मैं सेठ के सामने कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। अब तुम उसे क्या जवाब दोगे? भीमा ने कोने में रखी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और उसे लेकर जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो जी? जमीन बचाने के लिए सेठ ने हमें जिस कर्ज के दलदल में धकेला है, अब उससे निकलने का एक ही रास्ता बचा है, मेहनत की हद को पार करना। भीमा अपनी माँ की फटी शॉल और कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल गया। मोती, उसका वफादार कुत्ता, उसके पीछे पीछे चलने लगा। भीमा सीधा जमींदार जी के खेत की तरफ गया। वो खेत जहाँ आज सुबह उसे सोने का सिक्का मिला था। जमींदार के खेत के किनारे कुछ पुराने पेड़ थे।
वो पेड़ किसी काम के नहीं थे, बस जमीन घेरे हुए थे। भीमा ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों को काटने लगा। भीमा जानता था कि ये गलत है। वो किसी दूसरे की जमीन से लकड़ी काट रहा है, ये चोरी है। मगर यह चोरी क्यों थी? जमीन उसकी नहीं थी, पर जरूरत तो उसकी थी, और सेठ का ब्याज चुकाने के लिए उसे कल सुबह तक लकड़ी बेचकर पैसा कमाना था। भीमा ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और ठंड का असर कम हो गया। उसका कुत्ता मोती चुपचाप पास बैठकर उस पर नजर रख रहा था। रात भर भीमा ने 2 मोटे पेड़ काट डाले। उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, पर उसने परवाह नहीं की। सुबह होने से पहले वो सारी लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए ले गया। वो जानता था कि इतनी लकड़ी गांव के बाजार में बिकने पर उसे कम से कम 20 रुपए मिल जाएंगे। कुछ ही देर में कल्लू आता है। कल्लू बाजार में लकड़ी खरीदने आया था। जब कल्लू ने लकड़ी का विशाल ढेर देखा और फिर भीमा को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे भीमा, तूने इतनी लकड़ी कहाँ से काटी इतनी सुबह सुबह? ये तो बहुत मोटी लकड़ी है, ये तो बहुत महंगे पैसे में बिकेगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो कल्लू भाई, बस मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी ये लकड़ी खरीद सकता हूँ, वो भी पूरे 25 रुपए में। सौदा मुनाफे का है। कल्लू की बात सुनकर भीमा को लगा जैसे उसके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जितना उसने सोचा था, कल्लू उसे उसकी सोच से ज्यादा ही पैसे देने को तैयार था। अब भीमा अपनी जमीन बचा सकता था। ठीक है, तो मुझे 25 रुपए दे दो और ये लकड़ी ले लो। भीमा ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। भीमा ने मुड़कर देखा तो जमींदार आ रहा था। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। भीमा, ये लकड़ी तूने मेरे खेत के किनारे से काटी है ना? जमींदार की बात सुनकर भीमा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। ईमानदारी दिखाने के बाद भी उसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी थी। हाँ मालिक, मैंने ये लकड़ियां आपके खेत से काटी हैं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। सेठ अपने कर्ज के बदले मेरी जमीन ले रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जमींदार ने भीमा के फटे हुए हाथ देखे, उसकी थकावट देखी, और फिर उन्होंने उस सोने के सिक्के को याद किया जिसे भीमा ने कल लौटाया था। फिर जमींदार कल्लू से कहने लगा, कल्लू, तू इन लकड़ियों के 25 रुपए दे रहा था ना? जी मालिक, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भीमा तुम्हारे खेत से लकड़ी काट कर लाया है। जमींदार ने कल्लू की जेब से 20 रुपये निकाले और अपने पास रख लिए, और फिर जमींदार भीमा से कहने लगा, भीमा, तेरी ईमानदारी की कीमत 20 रुपए से ज्यादा है। कल सुबह तूने मुझे सोने का सिक्का लौटाकर ईमानदारी दिखाई थी। मैं जानता हूँ तूने चोरी मजबूरी में की है। जमींदार ने अपनी जेब से 30 रुपये निकाले और भीमा के हाथ में रख दिए। ये 30 रुपए रख। 20 रुपए सेठ का कर्ज चुकाने के लिए और 10 रुपए तेरी मेहनत और तेरे बच्चे की दवा के लिए। और ये लकड़ी गांव के गरीबों को ठंड से बचाने के लिए मुफ्त बांट दी जाएगी। जमींदार की बात सुनकर भीमा की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था कि किसी बड़े आदमी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत दोनों को समझा था। आज भीमा ने केवल अपनी जमीन ही नहीं बचाई, बल्कि ये भी सीखा कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मानवता में होती है। भले ही उस ईमानदारी की कीमत चुकाने के लिए एक रात आपको पाला भीषण ठंडे का सामना क्यों न करना पड़े। भीमा ने सिर झुकाकर जमींदार को धन्यवाद दिया और पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा।